मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करें और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 17 अक्टूबर की तारीख है। सीएम पद की शपथ लेंगे जब नायब सिंह सैनी। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का, और ये तारीख है 17 अक्टूबर की, जब सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा 17 अक्टूबर को। पंचकुला के कहा जा रहा है दशहरा ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, और इस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। टेंटेटिव का मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। और इसी पर बातचीत के लिए सचिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन, ये 17 तारीख जो है वो सामने आ रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वहां पर होना है, और क्या डिटेल्स हैं इस पूरे ही कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, 17 तारीख को सुबह 10 बजे सेरेमनी होगी जिसमें नायब सिंह सैनी और उनका मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा। ये इसलिए है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता, उसके हिसाब से ये टाइमिंग फिक्स हुई है, और साथ ही साथ जो वेन्यू है, क्योंकि ये दशहरा ग्राउंड है जहाँ पे ओथ सेरेमनी होगी, क्योंकि बीजेपी इस सारे के सारे इवेंट को जो है वो भव्य तरीके से जो है वो दिखाना चाहती है, बड़ा इवेंट करना चाहती है। तो दशहरा ग्राउंड, इससे पहले जो है एक और ग्राउंड साथ में है परेड ग्राउंड, उसको देखा जा रहा था पर वो छोटा है, इसलिए जो है दशहरा ग्राउंड जो है उसको सिलेक्ट किया गया है, ताकि जिस हिसाब से जो है लोगों के आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता जो है ज़्यादा आएगी, तो उसके हिसाब से इस ग्राउंड को जो है सिलेक्ट किया गया है। तो 17 तारीख को 10 बजे जो है नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेंगे, और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी जो है वो सत्ता पे काबिज होगी। बिल्कुल। और मंत्रिमंडल में सचिन कौन कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि तमाम जातीय कार्ड को भी खेला जाएगा, अलग अलग बिरादरियों को पूरा प्रतिनिधित्व मिले, ये सरकार की कोशिश भी लगातार रही है वहां पर, और इसका बार बार जिक्र भी किया जाता रहा है। कौन कौन इसमें शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे सारे उस दिन? जी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इवेंट है उस हिसाब से, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और साथ में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। कैबिनेट की जहां तक बात है तो 14 कुल मंत्री बन सकते हैं हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री को मिला के। तो उसमें अब देखना ये होगा कि 14 के 14 जो है शपथ लेते हैं, या उसमें कोई जगहें जो हैं, वैकेंसी जो हैं रखी जाती हैं, ताकि कुछ लोगों को बाद में एडजस्ट किया जा सके। उसमें तमाम जातीय समीकरण जो हैं वो साधने होंगे, जो एरिया के रीजन के जो समीकरण हैं वो साधने होंगे। बीजेपी को जिन जिन एरियाज में जीत मिली है, खासकर जीटी बेल्ट जो है, अहिरवाल बेल्ट जो है, वहाँ पे बीजेपी ज़्यादा जीती है, तो वहाँ से किसको किसको रिप्रेजेंटेशन होगा, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। कुछ एक नाम है जिनकी चर्चा जो है बार बार हो रही है। पंजाबी चेहरे के तौर पे अनिल विज को दिखा जा रहा है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पे जो है जो मूलचंद शर्मा है उनको भी देखा जा रहा है, अरविंद शर्मा है उनको देखा जा रहा है। कुछ एक नाम है जो क्योंकि पिछली कैबिनेट से जो है 7 जो लोग हैं वो चुनाव हार गए हैं, तो अब नए चेहरों को जो है मौका मिलेगा इस कैबिनेट में, ये तो तय है। पर इसमें जातीय और रीजनल जो समीकरण हैं, इक्वेशंस हैं, उनको जो है बीजेपी जो है वो साधना ज़रूर चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को इस बार मिला है, 2014 में जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, उससे ज़्यादा सीटें इस बार जो है बीजेपी हरियाणा में जीती है। तो निश्चित तौर से तमाम जो समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी। जो कास्ट इक्वेशंस हैं उनको भी जो है वो देखना पड़ेगा। कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा जाएगा। सचिन, आप रहे मेरे साथ। देखिए, संभावित वो चेहरे कौन कौन से हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में डिटेल्स कुछ हमारे पास है, वो दर्शकों को हम बता दें। कौन कौन से वो चेहरे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी की दूसरी पारी की शुरुआत होनी है, और देखिए नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कृष्ण बेदी का नाम भी आ रहा है। अनिल विज को भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट का हिस्सा वो एक बार फिर से होंगे। कृष्णलाल पवार को भी कहा जा रहा है कि उनको भी जगह मिल सकती है। अरविंद शर्मा और कृष्ण मिड्डा का नाम इसमें बताया जा रहा है। ये संभावित नाम हैं जो हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।
महिपाल ढांडा का नाम है, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, ये वो चेहरे जिनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राव नरबीर सिंह, सुनील सांगवान, विपुल गोयल। देखिए, हर समाज का प्रतिनिधित्व हो, इसकी कोशिश। तेजपाल तंवर, बिमला चौधरी, श्रुति चौधरी। बिमला चौधरी और श्रुति चौधरी दो महिलाएं जिनको भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इस बार इनको जगह मिल सकती है। ये संभावित नाम है, संभावित चेहरे हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी की दूसरी पारी है, तारीख 17 अक्टूबर और सुबह 10 बजे, स्थान दशहरा ग्राउंड पंचकुला, जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलेगा। दूसरी पारी की शुरुआत नायब सिंह सैनी की होने जा रही है। 17 तारीख को शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे नायब सिंह सैनी। और दशहरा ग्राउंड है पंचकुला का, सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम वहां पर चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होंगे। और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि उनको भी यहां पर आना है 17 तारीख को। तो पंचकुला का दशहरा ग्राउंड। और देखिए, नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, अनिल विज पंजाबी समाज और कृष्ण बेदी वाल्मीकि समाज से, जिसका जिक्र भी अभी कर रहे थे ना सचिन, की अलग अलग इक्वेशंस का ख्याल रखा जाएगा, जिस पर जोर भी हो रहा है, मंथन भी लगातार किया जा रहा है। और अब ये संभावित चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ी खबर है, यहां पर भी नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर, यहां सरकार के गठन पर हलचल तेज, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब वहां पर आज रात दिल्ली आ रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर देखिए अब किस तरीके से हलचल तेज है। कल उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मुलाकात भी की थी। और आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है सरकार गठन को लेकर, वहां पर कब तक हो सकता है शपथ ग्रहण? बिल्कुल दीपा, देखिए, जो उपराज्यपाल हैं आज देर शाम की फ्लाइट से दिल्ली जाकर वहाँ पे गृह मंत्री से भी मिलेंगे, ताकि जो जम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों से राष्ट्रपति शासन है उसको ख़त्म करने की जो प्रोक्लेमेशन है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए उसकी कवायद शुरू की जाए। कल उमर अब्दुल्ला की तरफ से 53 एमएलए का जो लिस्ट समर्थन पत्र के साथ एलजी को दिया गया है, वो पत्र लेकर जो है एलजी दिल्ली जाकर वहाँ पे गृह मंत्रालय में जाकर वो सबमिट करेंगे, जहाँ से वो राष्ट्रपति भवन जाएगा और एक अध्यादेश के जरिए जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन को ख़त्म करने की घोषणा के बाद ही ये कवायद शुरू होगी। इसीलिए इसको एक बड़ा कदम मानते हुए जो उपराज्यपाल की है दिल्ली विजिट की तरफ सब देख रहे हैं। यानी जो सरकार गठन का काम है वो यहाँ से तेज़ी से चलना शुरू हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश सोमवार को ही आएगा और मंगलवार या बुधवार अधिकतम जो है शपथ ग्रहण के लिए डेट जो है यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। वहीं विभिन्न पार्टियों की तरफ से भी सरकार गठन को लेकर कवायद तेज कर दी है गई है। कांग्रेस, सीपीआईएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आज देर शाम मिल रहे हैं ताकि सरकार गठन में मंत्रिमंडल को अंतिम जो है जो रूप है वो दिया जा रहा है। और आप ही कह रहे हैं आसिफ कि मंगलवार और बुधवार तक जो है वो पूरी तस्वीर वहां पर नई सरकार के गठन को लेकर साफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर अर्बन नक्सल वाला प्रहार किया था, आपको याद होगा। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है, बीजेपी के लोग दलित पर अत्याचार करते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना है, कांग्रेस है उसको बोलना है, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, हरियाणा में 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह।
हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने लगाए धार्मिक नारे। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना जरूरी। विजयादशमी पर बाबा रामदेव ने कहा, समाज में वैर मनस्यता को कम करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आए आगे। खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। ऐसी हरकतों से इस्लाम बदनाम होता है। रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचलन में असामाजिक तत्वों के धार्मिक नारे लगाने पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे। कहा, उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज याद रखें कि बटोगे तो कटोगे। दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शस्त्र पूजा की। उन्होंने सुकना कैंप में जवानों को तिलक भी लगाया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करने के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत की आन बान शान पर नहीं आने देंगे आंच। जरूरत पड़ने पर शस्त्रों का इस्तेमाल जरूर। दशहरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विजयादशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम। संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि बने। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचालन। स्वयंसेवकों ने किया कदमताल। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ परेड निकाली। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकजुटता की बात दोहराई। कहा, हिंदू अगर असंगठित हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू जहां भी रहें सशक्त होकर रहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हो गए। आज का दिन असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और ने कहा कि संघ बिना स्वार्थ, आपसी भेदभाव और जनसेवा की भावना से राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन में हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। हरिद्वार के कनखल में दिव्य योग मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव ने महानवमी और दशहरे के मौके पर कन्या पूजन किया। आचार्य बालकृष्ण के साथ देश की सुख समृद्धि के लिए विशेष यज्ञ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कहा, प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व। दशहरा पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी दशहरा रैली। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया। प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर 2024 से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला पड़ाव। विजयादशमी पर पूरे बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन। देवी दुर्गा के विसर्जन से पहले हर साल पूरे उमंग के साथ महिलाएं खेलती हैं सिंदूर खेला। मां दुर्गा की महाआरती के साथ विदाई की तैयारी। ढाक ढोल के साथ दिल्ली के सीआर पार्क के काली मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के बरेका ग्राउंड में रावण दहन की भव्य तैयारी। इस बार जलेगा 75 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरा का पर्व। दिल्ली के द्वारका में लगाया गया सबसे ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम को होगा रावण दहन। राजस्थान के कोटा में क्रेन की बेल्ट टूटने से रावण का पुतला गिर गया। विशाल पुतला गिरने से उसकी गर्दन टूट गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विशाखापट्टनम के कन्यका परमेश्वरी मंदिर में दशहरा पर भव्य सजावट की गई है। देवी को सोने, चांदी, हीरे और 15 करोड़ की नकदी से विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। दशहरा के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा आयोजकों की लापरवाही सामने आई है, केस दर्ज किया गया। बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा उत्सव। दुर्गा पंडालों में पहुंचे हिंदू समुदाय के लोग मां दुर्गा की कर रहे हैं पूजा अर्चना। हरिद्वार में जेल के अंदर चल रही रामलीला के दौरान 2 कैदी फरार। कैदियों के भागने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। जांच में जुटे डीएम और एसपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपी। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा इजाफा किया गया। हर महीने 6 की जगह 16,000 मिलेगी सैलरी। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महायुति में अनबन की खबरों को खारिज किया। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके सयाजी शिंदे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट के होंगे स्टार प्रचारक। आने वाले चुनाव के लिए मायावती ने बदली रणनीति। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। एनडीए इंडिया गठबंधन से बनी रहेगी दूर। आप नेता संजय सिंह ने कहा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल ही लेंगे फैसला। लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ते आए हैं, अकेले ही लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देने का ऐलान है। 28 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी और पेंशन। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विमान। भारतीय वायुसेना के विमान C295 ने सफल लैंडिंग की। वाटर कैनन से विमान को सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। मार्च 2025 तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही हो जाएगी शुरू। अदानी समूह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निर्माण। अगस्त 2021 में कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन का काम। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग। अधिकारियों ने कहा जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। चेन्नई में मालगाड़ी और बागमती एक्सप्रेस में हुई भयानक टक्कर। ट्रैक पर डिब्बे पलट गए। मरम्मत कार्य में रेलवे विभाग जुटा है। जेसीबी की मदद से ट्रैक को साफ किया जा रहा है। चेन्नई में बागमती एक्सप्रेस की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दर्जनों ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया। कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। हादसे की जांच जारी। मैसूर में बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस की चेन्नई में मालगाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ में जुए की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा। पीआरवी में बैठाने के दौरान एक युवक की अचानक से मौत हो गई। युवक की मौत का कारण साफ नहीं। बिहार के जहानाबाद में मेले में आए पुलिस जवान और उसके साथी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दोनों की गोली लगने से दोनों घायल हो गए। अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों की तलाश में पुलिस। नोएडा में एक मकान में आग लगी। घर में रखे पटाखों से आग ने विकराल रूप लिया। हादसे में एक महिला की जलकर मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में खेत के लिए पानी के रुपए मांगने पर किसान को डीजल डालकर जला दिया। पीड़ित किसान गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ओडिशा के संबलपुर में महानदी में डूबे 3 बच्चे। 2 बच्चों के शव को निकाल लिया गया। नदी में एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। बेंगलुरु में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2000 के नकली नोट छापकर आरबीआई में एक्सचेंज करने के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 50 लाख रुपए के नकली नोट और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। एक बड़ी खबर जानिए, हरियाणा के कैथल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। नहर में कार गिरने से एक परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में 4 लड़कियां हैं, 3 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा के कैथल में यह भीषण हादसा हुआ। नहर में कार गिरने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोग बताए जा रहे हैं। मृतकों में 4 लड़कियां शामिल, 3 महिलाएं शामिल हैं और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। कैथल से यह खबर है। हरियाणा के भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। नहर में कार गिरी और इस कार में सवार 7 लोगों की मौत और इस 7 एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं।